जय हिंद। पीसेस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज टू ये जो आपका है फ्रेंड्स वो 3.0 है और ये टेस्ट नंबर आपका टेस्ट नंबर सेकंड आप देख रहे होंगे। ये कल का टेस्ट है लेकिन कल ये प्रोवाइड नहीं किया गया था सर के द्वारा। आज जो आपको यहाँ पे टेस्ट है वो संवैधानिक विकास और यहाँ पे करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा। डेली आपको होमवर्क मिलता है तो वीडियो के एंड में आपको होमवर्क मिलेगा। फ्रेंड्स प्लीज अगर आप सीरियस होके अगर बिहार दरोगा, बिहार मद्य निषेध, अगर आप बिहार एसएससी का भी फॉर्म आ गया था इसका एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज फ्रेंड्स ये जीके जीएस के लिए बिल्कुल टेंशन ना ले। आपको फ्री में एकदम अच्छे से डिस्कशन के साथ यहाँ पे करवाया जाएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसेस मेकर पे। और फर्स्ट वीडियो में आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों बहुत सारे का कमेंट था कि आप अच्छे से डिस्कशन करवाइए। ठीक है, मैं डिस्कशन करवाता हूँ लेकिन आप लोग फिर कमेंट नहीं कीजिएगा क्या कि डिस्कशन आप ऐसे करवाइए। मतलब डिस्कशन में अच्छे से करवाऊंगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप ही लोग के लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ठीक है, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। देखिए आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को हुआ था। देखिए ये 16वें वित्त आयोग का गठन ना 31 दिसंबर 2024 को नहीं बल्कि 2023 को हुआ था। ठीक है, 2023 को हुआ था और श्री अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष थे। आपका बिल्कुल सही, तो केवल आपका यहाँ पे सही कौन है तो दो आपका सही है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं वित्त आयोग की तो आपको पता है कि वित्त आयोग क्या है तो एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, वित्त आयोग क्या है तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है और ये अनुच्छेद 280 में वर्णित है। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं क्या वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं क्या कि राज्य में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 243 के क्लाउज आई के तहत राज्य में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक, अगर हम बात करते हैं क्या ये जो 16वें वित्त आयोग का जो गठन 31 दिसंबर 2023 को जो हुआ था इसको लागू किया जाएगा 1 अप्रैल, इसको लिखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 2026 से इसको लागू किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये 5 साल के लिए होगा और इसको 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। ये 5 साल में समाप्त होगा, यानी कि 2031 में ये 16वें वित्त आयोग क्या होगा समाप्त होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या इससे पहले अगर हम बात करते हैं क्या, अगर हम बात करते हैं कि 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये भी थोड़ा सा याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आया था। वाई.वी. रेड्डी कौन है तो वाई.वी. रेड्डी है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है तो एन.के. सिंह यानी नंद किशोर सिंह है, ये आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है तो अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पहले वित्त आयोग की तो याद रखिए पहला वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951-52 में पहला वित्त आयोग का गठन हुआ था। उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, यह आया था एग्जाम में केसी नियोगी। केसी नियोगी जो थे वो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स इतना सारा बहुत सारा फैक्ट है जहां से मैं क्वेश्चन बन सकता हूं वहां पे मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे केवल आपका 2 सही है, एक आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही आपको डिस्कशन में करवाऊंगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ होमवर्क सीरीज 1.0 और 2.0 अब जरूर देखिएगा। 2.0 में करंट अफेयर्स बहुत सारा वहां पे क्लियर होगा, पूरा होमवर्क मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट है। अगर आप दरोगा का रिवीजन कर रहे हैं ना तो 1.0, 2.0 और 3.0 ये तीनों वीडियो को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। आप एक बार जाके देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे मैं वहां पे एक्सप्लेन किया हूं ताकि आप लोग का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटे। ठीक है, तो प्लीज आप वो जरूर जाके देखिएगा। ठीक है, देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि जगत गुरु राम भद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए जगत गुरु राम भद्राचार्य को संस्कृत के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया। और इनके साथ याद रखिएगा इन तो जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार को दिया गया था। और किसको दिया गया था तो गुलजार को दिया गया था। राम भद्राचार्य को जो संस्कृत भाषा के लिए दिया गया था और गुलजार को ना उर्दू भाषा में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये तो हो गया आपका 58वां। लेकिन अभी हाल ही में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, किनको दिया गया है तो विनोद कुमार शुक्ल को। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और याद रखिएगा इनको हिंदी के क्षेत्र में दिया गया था। किसके तो हिंदी के क्षेत्र में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और ध्यान रखिएगा ये छत्तीसगढ़ के पहले लेखक है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए अब यहाँ से कुछ पॉइंट्स ये आप देखिएगा। अगर हम बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की तो इसकी शुरुआत कब होती है तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में, 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन सबसे पहले बार दिया गया था 1965 में दिया गया था। और किसको दिया गया, ये क्वेश्चन आ सकता है जी शंकर कुरूप को। याद रखिएगा जी शंकर कुरूप को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था 1965 में दिया गया था। किस भाषा में, ये भी क्वेश्चन आता है तो याद रखिए मलयालम भाषा में इनको, मलयालम भाषा में क्या हुआ था कि मलयालम भाषा में इनको दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या ये तो हो गया पहले व्यक्ति, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है तो आशा पूर्णा देवी। इनका नाम भी लिख लीजिएगा, आशा पूर्णा देवी। ठीक है, आशा पूर्णा देवी को दिया गया था। और किस भाषा में तैयार किया, बांग्ला भाषा में। किस भाषा में तो बांग्ला भाषा में इनको दिया गया था। ठीक है, तो ये तो हो गया। अगर हम बात करते हैं क्या क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखिका कौन है तो सुमित्रा ये सॉरी
सॉरी फ्रेंड्स, देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, जो हिंदी के क्षेत्र में इनको दिया गया था। हिंदी के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, प्रथम व्यक्ति तो सुमित्रा, याद रखिए सुमित्रा नंदन पंत कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत है, ये पहले व्यक्ति है। और किसके लिए दिया गया था, चिदम्बरा के लिए, चिदम्बरा के लिए इनको दिया गया था, चिदम्बरा के लिए इनको दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं क्या, अब क्वेश्चन ये बन सकता है क्या, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला जो इनको हिंदी के क्षेत्र में दिया गया था, 1967 में दिया गया था, और इनको हिंदी के क्षेत्र में दिया गया था, और उनका नाम है महादेवी वर्मा, का नाम है तो महादेवी वर्मा नाम है, जिनको हिंदी के क्षेत्र में दिया गया था इनको, और यामा के लिए, किसके लिए दिया गया था, तो यामा के लिए दिया गया था। देखिए फ्रेंड्स, इतने फैक्ट्स है, ठीक है। ये आप जो फैक्ट्स देख रहे हैं ना, अब यहाँ से अगर एक भी क्वेश्चन आएगा तो आपका यहाँ से नहीं छूटेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार से। और ध्यान रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया था ना, 22 भाषाओं में दिया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे फैक्ट्स है, ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, 2-3 बार सुनिएगा, रिपीट करिए, एक बार अगर आप अच्छे से सुन लेंगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर है क्या, कि मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। देखिए, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130वां स्थान में, बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का स्थान 102वां नहीं बल्कि 131वां स्थान है, याद रखिएगा। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो 131वां। अब देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ पे आया था कि मानव विकास सूचकांक को जारी कौन करता है, यार क्या इसको जारी करता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको जारी करता है। अगर हम बात करते हैं क्या, यूएनडीपी का स्थापना हुआ था 1965 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन अभी हाल ही में एक एग्जाम में आया था कि मानव विकास सूचकांक को पहली बार किसने जारी किया था, तो पहली बार 1990 में जारी हुआ था, याद रखिए पहली बार 1990 में जारी किया गया था। और महबूब उल हक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, महबूब उल हक ने जारी किया था। और ये कहाँ के व्यक्ति थे, तो ये पाकिस्तान के व्यक्ति थे, सबसे पहले मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर कुछ सूचकांक हम लोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं क्या, कि पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है, तो 77वां है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं भूख सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, 105वां है। सतत विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 99वां स्थान है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं खुशहाली में भारत का स्थान कितना है, तो 118वां स्थान है। अगर हम बात करते हैं शांति में भारत का स्थान कितना है, तो 115वां स्थान है। प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 151वां स्थान है। उसका पर्यावरण सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 176वां स्थान है। उसका जलवायु परिवर्तन में भारत का स्थान क्या है, तो 10वां है। अगर फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, तो चौथा है। और एशिया फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, तो तीसरा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इतने आपके इंडेक्स है, आप सुनिएगा, आप वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको याद होगा, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर यहाँ पे अगर हो सकता है, तो राइट आंसर केवल आपका एक यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किस ऋण श्रेणी को सीमा 50,000 से 5 लाख कर दिया गया। देखिए, अगर हम सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनेगा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। अभी हाल ही में इसका 10 साल हो चुका है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या, कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किस श्रेणी में सीमा 50,000 से 5 लाख था, किशोर। देखिए, मुद्रा योजना के तहत 3 प्रकार का लोन दिया था, लेकिन अब क्या हो गया, 4 प्रकार। पहले शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस। अगर हम बात करते हैं किशोर की, तो किशोर में 0 से 50,000 तक का लोन दिया जाता है। किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। तरुण में याद रखिएगा कि 5 लाख से 10 लाख का लोन दिया जाता है। तरुण प्लस में ना, याद रखिएगा 5 लाख से बढ़ा के डायरेक्ट 20 लाख कर दिया गया, कि 10 लाख से 20 लाख के करीब में, यानी कि 5 लाख से डायरेक्टली 20 लाख का लोन इसमें तरुण प्लस में दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, इंद्र 2025 अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यह भारत रूस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का 14वां संस्करण है। देखिए, पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि इंद्र अभ्यास किसके बीच में है, तो भारत रूस के बीच में। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि इंद्र 2025 अभ्यास एक ऐसी अभ्यास, द्विपक्षीय अभ्यास है। इंद्र 2025 अभ्यास एक नौसैनिक अभ्यास है, और एक कैवा संस्करण है, 14वां संस्करण, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये एक क्वेश्चन में आपको कितने सारे फैक्ट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि यह गोवा के तट पर आयोजित किया गया था, नहीं, ये चेन्नई के तट पर आयोजित किया, चेन्नई, याद रखिएगा। ये जो आपका इंद्र अभ्यास जो है ना, चेन्नई के तट पर इसका आयोजन किया गया। तो राइट आंसर केवल एक आपका सही है, 2 गलत है। अब देखिए, कुछ अभ्यास याद रखें, रिम्पैक अभ्यास। ये रिम्पैक्स अभ्यास ना एक नौसेना अभ्यास है, ठीक है। रिम्पैक अभ्यास एक नौसेना अभ्यास है, बहुपक्षीय अभ्यास है, और ये अमेरिका द्वारा आयोजित किया जाता है, रिम्पैक्स, ठीक है। और जा माता, क्वेश्चन आता है कि जा माता अभ्यास। देखिए, जा माता में आपको दिख रहा होगा जापान है, जापान और भारत के बीच में होता है, और जापान से अगर इसका आयोजन किया गया, ठीक है। एक बोलिए धर्म गार्जियन बोलिए, या धर्म संरक्षण बोलिए, भारत और जापान के बीच में होता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए, भारत और जापान के बीच में इसका आयोजन किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। खंजर का 13वां संस्करण, क्वेश्चन आया था, खंजर का 13वां संस्करण 2025 में होता है, इसका आयोजन कहाँ, तो भारत और किर्गिस्तान। खंजर 13वां संस्करण हुआ था भारत और किर्गिस्तान के बीच में, ये ध्यान रखिए। मालाबार अभ्यास होता है, क्वाड, मालाबार जो अभ्यास होता है वो किसके बीच में, क्वाड देश के बीच में। आपको पता है कि क्वाड देश में 4 देश शामिल है, क्वाड देश में
4 देश शामिल है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अभी वर्तमान में जो क्वाड देश में 4 देश है उसका नाम क्या है, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए पिछले वाली वीडियो में 2-3 भाइयों ने कमेंट किया था, अच्छा लगा, तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ तो आप देखिए ऐसे क्या होता है ना कि याद होता है कम से कम क्वेश्चन एग्जाम में। आप क्वाड से तो पिछला एग्जाम जो हुआ है बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर 1 हो जाएगा। 6 नंबर क्या, अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि में गर्मागर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित किया गया था? ध्यान रखिएगा, ये बफ विधेयक। कौन सा विधेयक? तो ये बफ संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं ना, देखिए बफ विधेयक जो है ना, ये क्वेश्चन ये अगर हम बात करते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा संपत्ति जो है ना रेलवे के पास है, सबसे ज्यादा संपत्ति रेलवे पर प्रथम स्थान पे, दूसरे स्थान पे आता है सेना, और तीसरे स्थान पे यही बफ जो संपत्ति है तीसरे स्थान पे आता है। इसीलिए इसके लिए एक विधेयक को पारित किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या जीएसटी विधेयक, आपको पता है कि ये 101वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। समान नागरिक संहिता, आपको पता है कि ये उत्तराखंड में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड, आंशिक रूप से गोवा में हुआ था लेकिन पहला पूर्ण रूप से उत्तराखंड में लागू किया गया था, ध्यान रखिएगा। भूमि अधिग्रहण विधेयक, ये 100वां संविधान संशोधन है, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है। अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान किस प्रमुख परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ये जो किया गया था बिम्स्टेक समुद्री परिवहन समझौते पर बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ये ध्यान हस्ताक्षर किया गया था। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बिम्स्टेक की, थोड़ा सा ना यहाँ पे लॉजिक समझिएगा बिम्स्टेक का। अगर हम बात करते हैं बिम्स्टेक की फुल फॉर्म से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म तो अलग होता है लेकिन मैं ट्रिक से आपको बताता हूँ याद करने का तरीका। आपको बिम्स्टेक में टोटल ना 7 देश है। 7 देश में आपको हो जाएगा 20 से बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो 5 देश हो गया, और छठा देश याद रखिएगा भूटान, और 7वां देश हो जाएगा नेपाल, ठीक है। 7वां देश कौन हो जाएगा? नेपाल। तो याद रखिएगा बिम्स्टेक में टोटल 7 देश शामिल है। और यहाँ एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि बिम्स्टेक में से इनमें से कौन सा संस्थापक देश नहीं है? देखिए भूटान और नेपाल संस्थापक देश नहीं है, बाकी ये जितने भी है 5 देश हो क्या है, संस्थापक देश है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या बिम्स्टेक का कुछ सम्मेलन हुआ था हमारे, अगर बात करते हैं कि बिम्स्टेक का आयोजन हुआ था कहाँ पे? बैंकॉक थाईलैंड में बिम्स्टेक का आयोजन हुआ था। एक क्वेश्चन आया था कि बिम्स्टेक का युवा सम्मेलन कहाँ हुआ था? गांधीनगर गुजरात में बिम्स्टेक का युवा सम्मेलन हुआ था। बिम्स्टेक का मंत्री सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। बिम्स्टेक का किसान सम्मेलन नेपाल में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या बिम्स्टेक का रक्षा आधारित सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। बिम्स्टेक का साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इतने फैक्ट से इसके बिम्स्टेक से यहाँ से क्वेश्चन बनने का होगा, तो ये बनेगा। 8 नंबर क्या कि नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और वुच विल्मोर को अंतरिक्ष में विस्तारित मिशन कितने समय का था? तो 286 दिन का था। मतलब क्या कि जो सुनीता विलियम्स और वुच विल्मोर जो अंतरिक्ष में गए थे 286 दिनों तक वो अंतरिक्ष में थे। और ध्यान रखिए क्रू 9 मिशन है, ध्यान सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा तबियत खराब होने के कारण थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि आपका वीडियो मिस ना हो और वीडियो में प्रोवाइड करूँ, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि देखिए बिहार दरोगा के लिए बहुत कम समय है हम लोगों के पास, तो आप रिवीजन अच्छे से करें ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। इसलिए मैं आपको लिए डेली प्रोवाइड करूंगा वीडियो, जैसे हो सके। मैं मतलब अगर कंटिन्यू अगर क्लास चलता है ना, अगर दशहरा को भी क्लास चलता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं उस दिन भी वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप सीरियस कैंडिडेट होंगे तो आप पढ़ेंगे, बाकी घूमने वाले तो घूमेंगे, अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। देखिए क्रू 9 मिशन, अगर हम बात करते हैं क्रू 9 मिशन से, तो क्या हुआ था ना कि नासा के मतलब ये जो सुनीता विलियम्स और वुच विल्मोर जो थे ना अंतरिक्ष में है कि नहीं उसको देखने के लिए क्रू 9 मिशन को भेजा गया था, और इनको लाया गया था क्रू 10 से। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, लाया गया था क्रू 10 के द्वारा, ध्यान, फॉल्कन 9 रॉकेट से इसको लाया गया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या कुछ मिशन, जैसे में देखिए अगर हम निसार उपग्रह ना, ये नासा का मिशन है। निसार जो है वो किसका है? तो नासा और इसरो का है, नासा और इसरो का है। और आर्टेमिस मिशन है केवल नासा का, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर की, द ब्रूटलिस्ट में अपनी भूमिका के लिए किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? तो एड्रियन बार्डी। द ब्रूटलिस्ट में अपनी भूमिका के लिए एड्रियन बार्डी ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर की, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार करें। देखिए इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया था। देखिए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है ना, इसको नीति आयोग के द्वारा जारी किया था, नीति आयोग, याद रखिए नीति आयोग के द्वारा जारी किया था, तो पहला गलत हो गया। यह रिपोर्ट 5 प्रमुख उप सूचकांकों के आधार पर राज्यों की राजकोषीय स्थिति का आकलन का प्रदान करती है, आपका सही है। राजकोषीय स्थिति के मामले में उड़ीसा शीर्ष पे है, ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है, 1 आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए क्वेश्चन आया था कि विकासात्मक आधार पर, विकास के आधार पर, मतलब कि विकासात्मक आधार पर सबसे तेजी से मतलब कि विकास करने वाला राज्य, टॉप राज्य कौन है? तो टॉप राज्य है कर्नाटक। टॉप राज्य कौन है? कर्नाटक। दूसरा कौन है? तो अपना राज्य बिहार है। तेजी से क्या हो रहा है? विकास कर रहा है, ध्यान रखिएगा।
तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं क्या यहाँ पे राइट आंसर की, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 11 नंबर क्या कि विश्व आर्थिक मंच वार्षिक संगठन, याद रखिएगा कि विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर क्या करे, विचार करे, ध्यान रखिएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं बैठक वार्षिक बैठक थी, बिल्कुल आपका सही है। यह स्विट्जरलैंड के दावोस में क्या कहते हैं, ये भी सही, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। एक और अब दोनों आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आया था क्या, एक क्वेश्चन आया था कि भारत ने कहा है कि 2027 में, भारत ने कहा है कि 2027 में बिम्स्टेक में जो जल खेल का आयोजन क्या करेगा, जल खेल, बिम्स्टेक का जो जल खेल का आयोजन कौन करेगा, भारत करेगा। ये नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी, ध्यान रखिएगा। चलिए तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक की 90वीं वर्षगांठ के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। देखिए अगर हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आरबीआई की 90वीं वर्षगांठ समापन समारोह में भाग लिया था, बिल्कुल आपको सही है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये उद्घाटन में मोदी जी ने भाग लिए थे और समापन में कौन भाग लिए, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया। आरबीआई को संसद के अधिनियम द्वारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जगह स्थापित किया गया था, बिल्कुल आपका गलत है। देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के जगह पे ना लाया गया था एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लाया गया था, ध्यान रखिए। आरबीआई को नहीं लाया गया था, केवल एक सही आपका, दो क्या हो जाएगा गलत। अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्या एसबीआई की, तो याद रखिएगा एसबीआई का स्थापना हुआ था 1955 में और एसबीआई का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था 1955 में, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं आरबीआई की, तो आरबीआई का अधिनियम आया था 1934 में, लेकिन आरबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ था कि आरबीआई का स्थापना हुआ था। लेकिन आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, एक क्वेश्चन आया था डायरेक्ट एग्जाम में ऑप्शन के साथ, तो 1 जनवरी 1949 को, याद रखिएगा डेट के साथ, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1949 आपको याद होगा, लेकिन ये डेट नहीं याद होगा, अब डेट के साथ एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं आरबीआई की, तो आरबीआई के पहले गवर्नर, याद रखिए एक ट्रिक याद रखिए, ABCD, ABC ऑसबर्न स्मिथ, CD से, अगर आरबीआई के प्रथम गवर्नर बोले तो ऑसबर्न स्मिथ और प्रथम भारतीय गवर्नर बोले तो CD देशमुख, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान में भी आरबीआई के गवर्नर कौन है, 26वें नंबर के कौन है, तो संजय मल्होत्रा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था अभी मध्य निदेश के एग्जाम में। 26वें गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा आरबीआई का 26वें गवर्नर है। और मतलब अगर बात करते हैं चुनाव आयोग भी है 26वें, कौन है, तो ज्ञानेश कुमार, कौन है, तो ज्ञानेश कुमार है, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। 26वें नंबर के है ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त कौन है, अभी 26वें नंबर के कौन है, तो ये ज्ञानेश कुमार है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या बताया मैंने, ऑप्शन नंबर केवल एक यहाँ पे क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से जल प्रणाली के विचार कीजिए, और क्वेश्चन है क्या, उपयुक्त में से कौन सी जल प्रणालियां वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट 2025 में शामिल की गई है। तो देखिए मूसी नदी ऐतिहासिक इमारत और भुज ऐतिहासिक प्रणाली, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों को शामिल किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर के, हाल ही में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि शास्त्रीय भाषा ना पहले 6 गो थे, लेकिन अभी वर्तमान में 5 को शास्त्रीय भाषा को दर्जा दिया गया था, जिसमें पाली, प्राकृत, मराठी, असमिया और बंगाली, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगर सबसे पहले अगर बात करते हैं सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा कौन है, तो हमारा तमिल है, सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा कौन है, तो तमिल है। उसके बाद रखेंगे आप 6 शास्त्रीय भाषा तमिल हो गया। उसके बाद हो जाएगा संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, ये ध्यान रखिए, ये हमारा क्या है, तो ये शास्त्रीय भाषा है, 5 जोड़ा गया है और ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर कि भारत के किन 2 स्थलों में 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है। तो मूसी नदी ऐतिहासिक इमारत और भुज ऐतिहासिक जल प्रणाली को 2025 में विश्व स्मारक निगरानी में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं यूनेस्को की, अब सुनिएगा थोड़ा सा यहाँ पे फैक्ट्स, और यहाँ से क्वेश्चन भर के आए एग्जाम में। अगर यूनेस्को की बात करते हैं तो स्थापना 1945 में होता है, 1945 में हेडक्वार्टर का पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यूनेस्को से ना अभी हाल ही में बाहर हो गया, ठीक है, यूनेस्को से अभी हाल ही में बाहर हो गया, कौन पता है, अमेरिका, यूएसए, बहुत सारा चीज से बाहर हुआ है, लेकिन याद रखिएगा फिलहाल इसको पढ़ते हैं, यूनेस्को से बाहर हो गया अमेरिका। और ध्यान रखिएगा अगर हम बात करते हैं यूनेस्को की ना, सुनिएगा यूनेस्को में एक मूर्त धरोहर होते हैं, एक अमूर्त धरोहर होते हैं, ठीक है। एक मूर्त होते हैं, तो मूर्त जो धरोहर रहता है ना जिसको हम छू सकते हैं, तो यानी कि 44 मूर्त धरोहर है, और अमूर्त जो है ना, अमूर्त वो आपका 15 है। तो 15वां अमूर्त कौन है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, गरबा सॉरी फ्रेंड, गरबा नृत्य जो है वो आपके अमूर्त धरोहर में शामिल आता है, जो गुजरात का गरबा नृत्य है। और मूर्त धरोहर में 44वां भी हाल ही में बना है, कौन, तो मराठा परिदृश्य किला, मराठा का सैन्य परिदृश्य किला बना है, जो 44वां क्या है, तो मूर्त धरोहर में शामिल, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर क्वेश्चन यहाँ से आया था कि 39वीं साइट, यानी कि यूनेस्को की 39वीं साइट कौन है, 40वीं याद रखिएगा, 41वीं, 42वीं और 43वीं। तो 39वीं आपका याद रखिएगा कि रामप्पा मंदिर, इसको लिखिएगा, रामप्पा मंदिर है। 39वीं ये तेलंगाना की है, 40वीं आपको पता है कि धौलावीरा गुजरात की है, 41वीं शांति निकेतन वेस्ट बंगाल की है, शांति निकेतन ध्यान रखिएगा। और 42वीं की बात करते हैं तो 42वीं आपका होयसल मंदिर है जो कर्नाटक का है, 43वीं कौन है, तो मोहितम है जो असम का है, ध्यान रखिएगा।
तो इतने फैक्ट्स आपको याद रखिए, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, सुनने से बहुत सारी चीज याद होता है आपको, तो ध्यान रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। अमित शाह 5 अगस्त 2025 को लाल कृष्ण आडवाणी के कार्यकाल को पीछे छोड़ते हुए भारत के इतिहास सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री बन गए। बिल्कुल आपका सही है, बन गए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल को पीछे छोड़ते हुए, ये तो सही है कि इनका कार्यकाल पीछे छोड़े हैं, और भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने में, तो गलत है। सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो पंडित नेहरू, पंडित नेहरू है। महज पंडित नेहरू जो है वो 17 साल तक, 17 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। तो केवल आपका एक सही है, दो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर के 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में विचार कीजिए। रानी मुखर्जी ने मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। बिल्कुल आपका सही है। विक्रांत मैसी ने बारबी फेल में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। ये भी आपका सही है। शाहरुख खान ने जवान में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, ये भी आपका सही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 आपका दोनों सही होगा। और ध्यान रखिएगा, ये 71वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का जो घोषणा हुआ था ना, न्यू दिल्ली से हुआ था, और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो मुंबई में, मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर देखिएगा कि अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी किस आतंकी समूह ने ली थी? तो याद रखिए, द रेजिस्टेंस फ्रंट ने। ये अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था, वहां पे क्वेश्चन आया था कि अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी किस आतंकवादी समूह ने ली थी? द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी। अगर हम बात करते हैं क्या पहलगाम, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में हमला हुआ था, इसके लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर 6 या 7 मई को चलाया गया था, मतलब रात में चलाया गया था, 6 या 7 मई 2025 को चलाया गया था। और ध्यान रखिएगा, इसके तहत वहाँ पे बहुत सारे आतंकी को ठिकाना लगाया गया था, और इसके तहत ना गृह मंत्रालय ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया था। क्वेश्चन आया था अभी हाल ही में एग्जाम में कि कितने शहरों में, तो 244 शहरों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। और आई थिंक बिहार के ना 6 मतलब कि शहर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। बिहार की बात करते हैं, एक बार डेटा देख लीजिए, लेकिन आई थिंक 6 शहरों में क्या हुआ था कि मॉक ड्रिल का आयोजन बिहार में किया गया था। ऐसे भारत में 244 शहरों में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, क्या अप्रैल 2025 में भारत के किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की दूसरी खेप भेजी है? तो याद रखिए, फिलीपींस को। पहली और दूसरी खेप दोनों भेज दी है। अगर हम बात करते हैं ब्रह्मोस की, तो भारत का ब्रह्मपुत्र नदी और जो आपका रूस है, रूस का मॉस्कोवा नदी, ठीक है, दोनों के नाम से मिलकर क्या बनाया गया है? तो ब्रह्मोस बनाया गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो इसका समझौता 2 देशों के बीच में है, एक फिलीपींस और दूसरा इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। और पता है कि ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक मिसाइल है ना, इसका मारक क्षमता 350 किलोमीटर था, इसको बढ़ा के किया गया 450 किलोमीटर किया गया। ठीक है, अगला आपका 20 नंबर, किस भारतीय लेखक की लघु कथा संग्रह हॉट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया? तो याद किया, बानू मुस्ताफी। ये बीपीएससी जो हुआ है आपका 71वीं, उसमें क्वेश्चन ये आया था। ठीक है, हॉट लैम्प तो बानू मुस्ताक की पुस्तक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर कि कोसी मेची लिंक परियोजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह बिहार की कोसी नदी के अधिशेष जल को मेची नदी की ओर मोड़ने की परियोजना है। बिल्कुल आपको सही है। और इस परियोजना के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया था। ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 आपको दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, ये कोसी मेची परियोजना जो है ना, कोसी मेची जो परियोजना लिंक परियोजना है, ये 2024 के बजट में आया था। 2024 के बजट में कहा गया था इसमें पैसा 11,500 करोड़ रुपया दिया जाए। ठीक है, और इसमें लाभ जो होगा ना, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज को लाभ होगा। ध्यान रखिएगा, बिहार के जो 3-4 जिले हैं, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज को ये लाभ होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर की, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऑरेंज इकोनॉमी बन रहा है। और यहाँ ऑरेंज इकोनॉमी का क्या अर्थ है? देखिए, ऑरेंज इकोनॉमी का अर्थ है ना कि भारत की क्रिएटिव अर्थव्यवस्था। देखिए, अभी एग्जाम में आया था कि ब्लू इकोनॉमी, एग्जाम में आया था ब्लू इकोनॉमी, तो समुद्री ब्लू, याद रखिए समुद्र क्या होता है? ब्लू होता है ना, तो ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ब्लू इकोनॉमी और ग्रीन इकोनॉमी पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, तो ये ब्लू इकोनॉमी एग्जाम में आया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाया गया? 2028 तक। देखिए, जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी 2019 में। इसको बोला गया था कि 5 साल तक, इसको मतलब कि 2024 तक इसको पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन इसको लक्ष्य के 2028 तक बढ़ा दिया गया है। अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आया था कि जल जीवन मिशन के तहत टॉप राज्य कौन है? टॉप राज्य कौन है? याद रखिएगा, तो टॉप राज्य आपका गोवा है। अगर हम बात करते हैं कि जल जीवन मिशन में टॉप जिला कौन है, तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। याद रखिएगा, बुरहानपुर जो जिला है मध्य प्रदेश का, टॉप जिला है। अगर हम बात करते हैं क्या कि जल जीवन मिशन में टॉप 100वां, मतलब कि 100वां जिला कौन है, जो तो मतलब कि जल जीवन मिशन के तहत वो 100वां जिला कौन है? तो हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला। और ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो आए हुए रहते हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ ताकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना हो तो बने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर, किस राज्य में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे और पटना हवाई अड्डे का विस्तार किया गया है? तो देखिए,
बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे और पटना हवाई अड्डे का विस्तार किया गया है। अब कुछ हवाई अड्डा सुनिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या 100% सोलर से चलने वाला संचालित हवाई अड्डा कौन है, तो कोच्चिन एयरपोर्ट। केरल का कौन सा एयरपोर्ट है, कोच्चिन एयरपोर्ट, जो 100% सोलर से चलने वाला एयरपोर्ट है। अगर क्वेश्चन आएगा कि भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन है, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो दिल्ली में है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, और भारत का पहला एयरपोर्ट जो एआई पर आधारित है कौन, यही है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या कि पूर्वोत्तर का पहला ग्रीन एयरपोर्ट कौन है, तो डेनी पोलो। क्वेश्चन आया था एग्जाम में, डेनी पोलो एयरपोर्ट ये किस राज्य में क्वेश्चन आया था, तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में है जो भारत का पूर्वोत्तर का पहला ग्रीन एयरपोर्ट है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या कि भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट कौन है, तो कोच्चिन एयरपोर्ट। ये ध्यान रखिए, कोच्चिन एयरपोर्ट है। और बिहार का पहला ग्रीन एयरपोर्ट कौन है, तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। ये ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको पॉलिटी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन था, तो याद किया विनियम अधिनियम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यही था। ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत नाम बंगाल के गवर्नर के पद से हटा के बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया गया था, जो कौन थे, द वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, द वारेन हेस्टिंग्स थे। ध्यान रखिएगा। ठीक है। और ध्यान रखिएगा, कहा जाता है कि जो विनियम अधिनियम 1773 है, इसको प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है। इस एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। 26 नंबर के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया था। ध्यान रखिएगा। और याद रखिए क्वेश्चन आता है 1774, याद रखिएगा 1774 से 1911 तक जो भारत का राजधानी था ना, वो कलकत्ता था। कहाँ था, तो कलकत्ता था। लेकिन याद रखिएगा 1912 यानी कि 1 अप्रैल 1912 से भारत की राजधानी क्या, तो दिल्ली स्थापित थी। वर्तमान में राजधानी क्या है, तो दिल्ली है। तो याद रखिए 1774 से लेकर 1911 तक राजधानी क्या था, कलकत्ता था। और 1 अप्रैल 1912 से राजधानी क्या हो गया, तो दिल्ली हो गया। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैच करना है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए अब सूची 1 में आपका है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना। ठीक है। नियंत्रण परिषद की स्थापना थी। अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के तहत किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपको पता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। इंग्लिश मिशनरियों और भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के तहत किया गया था। और गवर्नर जनरल की परिषद का 19 सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा। ये इसकी जो नियुक्ति किया गया था ना, मतलब कि गवर्नर जनरल की परिषद कानूनी सदस्य की नियुक्ति जो किया गया था, वो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। इसको सही कर लीजिएगा अपने नोट्स में, इसका मैं पीडीएफ भेजूंगा। तो ठीक है, 33 में क्या गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 1 3 4। ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्या नियंत्रण परिषद की स्थापना, ठीक है ना, तो इसको ना बोर्ड ऑफ कंट्रोलर भी कहते हैं। नियंत्रण परिषद को क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में कहा गया था ना कि कंपनी के जो राजनीतिक जो है ना, कंपनी के जो राजनीतिक मामले है, इसका देखरेख कौन करेगा, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर करेगा, नियंत्रक परिषद करेगा। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं व्यापारिक मामलों को देखरेख कौन करेगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। व्यापारिक मामलों को देखरेख कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। और ध्यान रखिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को ना याद रखिएगा 1858 के एक्ट के तहत इसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। और ध्यान रखिएगा, ये जो आपको दिख रहा होगा कि पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, याद रखिएगा कि भारत में जो द्वैध शासन लागू हुआ था ना, इसी एक्ट के तहत लागू हुआ था। याद रखिएगा। और 1919 के जो एक्ट था ना, प्रांतों में द्वैध शासन लगा था। और 1935 के अधिनियम के तहत वो केंद्र में द्वैध शासन को लाया गया था। लेकिन अगर पूछे भारत में द्वैध शासन लाया गया था, पिट्स अधिनियम 1784 के तहत भारत में द्वैध शासन लाया गया था। ये ध्यान रखिएगा। तो तीनों क्वेश्चन यहाँ पे मैं क्लियर कर दिया हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे। ठीक है। क्योंकि आप पीसीएस मेकर चैनल से जुड़े हुए बहुत सारे भाई जो भी हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है बैच को परचेज करने में, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इकोनॉमी स्टूडेंट का मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप पीसीएस मेकर से जुड़िए फ्रेंड्स। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप जैसा कंटेंट मांगिए मैं वैसा कंटेंट आपको एकदम फ्री में प्रोवाइड करूंगा। मेरे कोई चार्ज नहीं है। बस आप लोग से एक सा रिक्वेस्ट यही है, प्लीज फ्रेंड्स, देखिए कोई भी चैनल को ग्रोथ करने के लिए आप लोग का सपोर्ट और प्यार बहुत जरूरी है। तो प्लीज फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग सोच रहे क्या ही सब्सक्राइब करें, देखिए फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे सपोर्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको सपोर्ट के लिए हमेशा इस पर खड़ा रहूंगा। ठीक है। मैं फ्री में आपको डायरेक्टली टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ भेज देता हूँ। मैं पीडीएफ डाउनलोड कर ले, वहाँ से आप उससे जेरॉक्स निकाल ले, आप उसको पढ़े। तो देखिए जैसे पढ़ना पढ़े, लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए इसमें आपका सबसे बड़ा योगदान रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करने में। आपका प्यार मिल रहा है, लेकिन और ज्यादा मिले तो जल्दी ज्यादा अच्छा रहेगा। 10 के आपका पीसीएस मेकर पूरने वाला है, तो प्लीज फ्रेंड्स जैसे सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 28 नंबर की। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, तो याद रखिएगा
वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्य। अभी मैं आपको बताया था 1784 एक्ट के तहत क्या हुआ था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों को क्या किया, अलग अलग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर की पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया था। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत ना बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया था। 30 नंबर की पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनियों के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। तो याद रखिएगा वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियम 1813 को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो याद रखिए चार्टर अधिनियम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर के 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया था। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर हम बात करते हैं एलिजाबेथ प्रथम ने ना 1600 में जब कंपनी आया था तो कहा था कि 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार दिया गया था अंग्रेजों को, लेकिन अभी इसे बढ़ा के कितना कर दिया था, 20 साल कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 33 नंबर क्या कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का नींव रखी थी। 1813 के चार्टर 1 के तहत रखा गया था। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823 के तहत रखा गया था। और प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद ये भी रखा गया था। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी होगा। 1, 2, 3 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहा गया था कि 1813 के चार्टर 1 के तहत ना भारतीय शिक्षा पर प्रति 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। तो 1813 से याद रखिए 1 से 1 लाख याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो खर्च किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, तीनों आपका सही है। और ध्यान रखिएगा एक एक्ट है 1833 का चार्टर 1 के तहत ना बंगाल के गवर्नर जनरल को ना भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1833 के चार्टर 1 के तहत क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किस चार्टर 1 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो 1833 के चार्टर 1 के तहत बनाया गया था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलियम बेंटिंग थे। अगला 34 नंबर की चार्टर 1 1813 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य का चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। बिल्कुल आपका सही है, इसको समाप्त कर दिया गया था। और इसमें कंपनी द्वारा अधिकार के लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश शासन की संप्रभुता को सिद्ध किया गया, ये भी आपका सही है। और भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण आ गया था, आपका गलत है। ठीक है, तो केवल 1 और 2 आपका सही है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर के निम्नलिखित में से किस कानून का प्रावधान था कि भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। तो किस एक्ट के तहत चार्टर एक्ट 1833 में कहा गया था कि भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्या कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित किया जाना चाहिए। तो कौन सा एक, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत कहा गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित किया जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 37 नंबर के निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी। याद रखिएगा अंतर्देशीय आव्रजन अधिनियम 1859 के तहत यह कहा गया था। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार और अधिक बल प्रदान किया गया था। तो किस अधिनियम के तहत भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत यह प्रावधान किया गया था कि सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति या वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उनके प्राधिकार को अधिकार बल दिया गया था भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। ठीक है, 39 नंबर क्या कि इंडियन काउंसिल एक्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए इसने कानून बनाने के प्रयोजन से गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया, तो बिल्कुल आपका सही है, इसका विस्तार किया गया। और गवर्नर जनरल सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्राधिकृत नहीं है, तो नहीं प्राकृत थी, तो केवल आपका 1 सही है और 2 आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 40 नंबर के अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो याद रखिएगा यह अधिनियम था 1892 के अधिनियम। 1892 के अधिनियम से यह प्रावधान किया गया था। ध्यान रखिएगा कि भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1919 के अधिनियम से। और प्रत्यक्ष 1892 के अधिनियम से और प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई थी 1919 के अधिनियम से। अगला 41 नंबर क्या, किस ब्रिटिश कानून द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को पहली बार भारतीय विधान परिषदों में चुनाव के लिए सीटों का आवंटन किया गया था। तो किसके, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत कहा गया था कि भारतीय प्रतिनिधि को पहली बार भारतीय विधान परिषदों में चुनाव के लिए सीटों का आवंटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्या, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था। कौन सा था, तो 1909 का परिषद अधिनियम। 1909 के परिषद अधिनियम में 1892 के सुधारों का विस्तार था। और 1909 के परिषद अधिनियम को पार्लियामेंट्री सुधार एक्ट भी कहा जाता है। और मुसलमानों को पृथक निर्वाचन के लिए 1909 के परिषद अधिनियम के तहत किया गया था, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये तो हो गया कि 1909 के अधिनियम के तहत कहा गया था
कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। लेकिन ध्यान रखिएगा 1919 के अधिनियम, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है। 1919 के अधिनियम में कहा गया था सिख ईसाई, याद रखिएगा, सिख हो गए, ईसाई हो गया और आंग्ल भारतीय, सिख ईसाई और आंग्ल भारतीयों को 1919 के अधिनियम के तहत क्या हुआ था, कहा गया था कि सॉरी फ्रेंड, पृथक पृथक निर्वाचन का प्रावधान दिया जाएगा 1919 के अधिनियम से। एक है आपका 1935 के अधिनियम। 1935 के अधिनियम की अगर हम बात करते हैं कि 1935 के अधिनियम के तहत कहा गया था कि दलित, ठीक है, दलित और महिलाओं को, दलित महिला और मजदूरों को पृथक चुनाव का अधिकार दिया जाएगा 1935 के अधिनियम के तहत। तो तीनों याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 43 नंबर की पृथक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया था? देखिए, इसको लागू किया गया था 1909 के अधिनियम के द्वारा, पृथक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, ठीक है, 1909 के अधिनियम के द्वारा। 44 नंबर है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पार्लियामेंट सुधार ने राज्य विधानसभाओं में शासकीय बहुमत समाप्त कर दिया, तो बिल्कुल सही कर दिया। तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के अतिरिक्त गैर सरकारी व्यक्ति स्थानीय निकायों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए हैं, तो ये भी आपका सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 आपका दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर के निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पार्लियामेंट सुधार ने राज्य विधानसभाओं के शासकीय बहुमत समाप्त कर दिया, ये रिपीट क्वेश्चन है, सही है। भारत सरकार अधिनियम 1909 के अतिरिक्त गैर सरकारी व्यक्ति स्थानीय निकायों में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए, ये भी आपका सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 आपका दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 46 नंबर क्या कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? तो किस अधिनियम के तहत? 1919 का अधिनियम के तहत। 47 नंबर आपका कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाना, ये आपका सही है। इसने केंद्रीय कार्यपालिका को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया, ये भी आपका सही है। और इसे मॉन्टेग्यू चैम्बर सुधार के रूप में भी जाना था, ये भी आपका सही है। इसने केंद्र और प्रांतों में उत्तरदायी को स्पष्ट पृथक करते हुए संघवाद को मार्ग प्रशस्त किया, ये आपका गलत है। ये जो हुआ था ना 1935 के अधिनियम के तहत, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा, गलत हो। 48 नंबर की केंद्रीय विधानसभा का उपयुक्त में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत हुआ है? तो 1926 और 1945। 1926 और 1945 में केंद्रीय विधानसभा में से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत हुआ है, 1926 और 1945। 1937 दिख रहा है ना, ये देखिए, प्रांतों में ना पहली बार विधानसभा का चुनाव 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में किया गया था। तो ये आपका 1919 का अधिनियम से 1926 1945 है, लेकिन 1937 का जो चुनाव हुआ था 1935 के अधिनियम के तहत हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर केवल सी होगा, 1 और 3 सही है और 2 गलत हो जाएगा। 49 नंबर की भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी चाहिए, बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। और कहा गया था कि भारतीय सिविल सेवा में वर्ष 1941 में भारतीयों के प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था, बिल्कुल आपका सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 2 आपका दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, पहली बार जो भारत में जो ये सिविल सेवा का जो परीक्षा हुआ था कहाँ पे? तो 1922 में इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था पहली बार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर कि भारत सरकार विधेयक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल 1919 पर गठित संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष महिला मताधिकार के पक्ष इनमें से किसने साक्ष्य दिया था? श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती हीराबाई टाटा। तो ऑप्शन सभी ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा कि महिलाओं को मतदान करने का अधिकार ना ये 1919 का अधिनियम से ही दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है। अगला 51 नंबर के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच में विधायी शक्तियों के वितरण के प्रदान किया गया? तो याद किया, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत यह प्रदान किया गया था, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका 52 नंबर की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का एक घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 को कहा था, ठीक है। भारत सरकार 1935 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का एक नया घोषणा पत्र की संज्ञा दी थी। और याद रखिएगा, यह गुलामी का एक अधिकार पत्र भी कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ध्यान रखिएगा, जिन्ना ने पूर्णतः सरा गला हुआ पत्र कहा था 1935 के अधिनियम से, क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिन्ना ने कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला आपका 53 नंबर क्या कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या है? तो देखिए, उच्च सदन का नाम है फेडरल चैम्बर ऑफ प्रोविंसेस, ये उच्च सदन का नाम था। 54 नंबर के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान करती है? तो ये जो है आपका कौन सा अधिनियम करती है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रावधान करती है। 55 नंबर है क्या कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम में दास्ता का एक घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया था? तो याद किया, भारत सरकार अधिनियम देखिए फ्रेंड्स, पहले तो बहुत ज़्यादा सॉरी मैं बोलना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब है, इसीलिए
बीच में एक्चुअली वीडियो पॉज करने का भी समय नहीं मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। रिपीट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर की, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? देखिए भारत सरकार अधिनियम जो था ना, एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 57 नंबर के, निम्नलिखित में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? नहीं है, देखिए संघ एवं प्रांतीय स्वायत्ता ये है, केंद्र में द्वैध शासन ये है, समवर्ती सूची का सृजन ये, प्रांतों में द्वैध शासन ये हुआ था 1919 के अधिनियम में लाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ही नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को त्याग दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं के उद्गम से सहायता की? तो ये कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा, ये अधिनियम जो था वो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 था। इसमें कहा गया था कि प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को त्याग दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं के उद्गम में सहायता की। तो याद है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अगला 59 नंबर क्या कि भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन किस अधिनियम आयोग द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ये 1935 का भारत सरकार अधिनियम के तहत यह किया गया था। अगला 16 नंबर क्या कि निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया था? तो किसके तहत? याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया था। किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है आपका 61 नंबर की, भारत के गवर्नर जनरल के परिषद में प्रथम बार भारतीय सदस्य की नियुक्ति के प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ये जो अधिनियम है वो भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत भारत गवर्नर जनरल के प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत। 62 नंबर की कि भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन किस अधिनियम आयोग द्वारा किया गया था? तो किस अधिनियम आयोग द्वारा किया गया था? तो यह अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935 का अधिनियम। 63 नंबर के 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई है? तो संघ, देखिए संघ में अवशिष्ट शक्तियां ना गवर्नर जनरल को दी गई है, ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान में क्या है? तो संसद के पास ये शक्तियां, ठीक है। और अवशिष्ट शक्तियां का वर्णन अनुच्छेद 248 में वर्णित है। 64 नंबर की, वर्ष 1935 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था? तो किस अधिनियम को तैयार किया? भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रस्तावित किया गया था। 65 नंबर की, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था? तो किस अधिनियम के तहत? तो ध्यान रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम किस अधिनियम के तहत प्रस्तावित किया गया था? तो याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत क्या हुआ था कि भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर के, 1935 के अधिनियम के संदर्भ में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला आपका 67 नंबर की, भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और बर्मा सरकार अधिनियम 1935, ये था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है क्या कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के विषय में निम्नलिखित पर विचार करें। देखिए यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, बिल्कुल आपका सही है। यह अधिनियम को भारत और बर्मा सरकार के लिए दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, ये भी आपका सही है। और यह अधिनियम 1 अप्रैल 1935 नहीं बल्कि 1 अप्रैल 1936 को प्रारंभ हुआ था। 1 2 सही है, 3 आपका क्या हो जाएगा? गलत है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1 2 सही है, 2 3 आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 69 नंबर क्या कि निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय वैध विधानमंडल में प्रथम बार सदन बनाए गए थे? तो किस अधिनियम के तहत? 1919 का अधिनियम के तहत क्या हुआ था कि केंद्रीय विधानमंडल में प्रथम बार 2 सदन बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है आपका 17 क्वेश्चन देखिएगा, ये अधिनियम है और इधर सूची है। देखिएगा अगर हम बात करते हैं क्या द इंडियन काउंसिल एक्ट 18, इसमें से पहले जो आता है ना उसको आप पहले मैच कर लीजिए। देखिए सबसे सिंपल नहीं होता, 1 2 आता है तो आपको मिल जाएगा। देखिए जैसे में क्या, भारत सरकार अधिनियम 1919, और पता है कि 1919 में क्या हुआ था? तो 1919 में हुआ था प्रांतों में द्वैध शासन, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा। 1909 में क्या हुआ था कि मुस्लिम समुदाय में पृथक निर्वाचन हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या हुआ था? तो 1935 में प्रांतीय स्वायत्ता हुआ था और द इंडियन काउंसिल, ये जो बचा निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 4 3 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको कूट वाला बहुत इजी होता है, 1 2 पता है तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 71 नंबर की, किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था? किसके तहत? तो ध्यान के कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत रखा था, ठीक है। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, लास्ट में होमवर्क सुन लीजिएगा। किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के 2 स्वतंत्र राष्ट्र का विभाजित किया गए थे? तो ध्यान रखिएगा ये किया गया था, किसके तहत किया गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत किया गया था, ठीक है। 73 नंबर क्या कि निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की अभिलक्षणिक विशेषता नहीं है? कौन नहीं है? देखिए भारत के आधिपत्य को सिंधु, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल और
एफपी को छोड़कर शेष भारत का क्षेत्र मिला, ये आपका है। इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद में विधायी इच्छा से एक संविधान निर्धारित करने की तलाश किया जाता है, आपका नहीं है, गलत, तो यही हो जाएगा। इस अधिनियम में 2 स्वतंत्रता डोमिनियन की स्थापना करने का प्रस्ताव, ये भी आपका सही है। और प्रत्येक डोमिनियन की संविधान सभा में किसी भी संविधान के बनने का अंगीकार करने का असीमित शक्ति का होना, ये भी आपका सही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ, यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित है, बिल्कुल आपका सही है। वर्ष 1909 में भारत सरकार अधिनियम मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव का प्रावधान करता है, भी आपका सही है। वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम के देश में प्रथम बार द्विसदनीय और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई थी, ये भी आपका सही है। और भारत के स्वतंत्र अधिनियम 1947 ने कॉमनवेल्थ देश के समूह भारत में शामिल किया था, आपका गलत है। देखिए ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्रता अधिनियम नहीं बल्कि जो कॉमनवेल्थ में ना 1935 के अधिनियम के तहत शामिल हुआ था भारत, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1935 के अधिनियम, 1947 नहीं बल्कि 1935 के अधिनियम के तहत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने कॉमनवेल्थ देश समूह में भारत में शामिल हुआ था, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी, देखिए भारत जो है ना कॉमनवेल्थ में शामिल हुआ था ना मई 1949 में, सॉरी मई 1949 में ये शामिल हुआ था और संविधान सभा ने शामिल किया था, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट आपका 75 नंबर क्वेश्चन है क्या कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के विषय में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के लिए विधेयक 4 जुलाई को संसद में पुनः स्थापित किया गया और इसे 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई, बिल्कुल सही है। 1947 के अधिनियम में भारतीय संविधान को मूलभूत ढांचा निर्धारित है, ये भी आपका सही है। इस अधिनियम में भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 स्वतंत्र डोमिनियन स्थापित करने के लिए उपबंध किया था, ये भी आपका सही है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इस अधिनियम के प्रत्येक डोमिनियन के संविधान सभा की कोई संविधान बनाने का अंगीकार करने का असीमित शक्ति प्रदान की गई थी, ये जो किया गया था ना, ये जो किया गया था ये भी आपका सही है। ठीक है, इस अधिनियम के प्रत्येक डोमिनियन के संविधान सभा को कोई भी संविधान बनाने का उसे अधिकार करने का सीमित प्रदान, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ना, कुछ क्वेश्चन पूछा कौन सही नहीं है, सॉरी कौन सही नहीं है, तो देखिए कौन सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी 1947 के अधिनियम में भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा, ये आपका सही नहीं। ये जो हुआ था ना 1935 का अधिनियम किया था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो होमवर्क थोड़ा सा आप लिखिएगा। ठीक है, मंडे देखिए ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी में आपका जो होमवर्क है ना वो क्या है पता है, भारत की अवस्थिति और विस्तार पर क्या आइएगा। ठीक है, लिख लीजिए होमवर्क में भारत की अवस्थिति, भारत की अवस्थिति आपको जहां से पढ़ के आना है पढ़ी के, लेकिन पढ़ के जरूर है, भारत की अवस्थिति और विस्तार पढ़ के आना है। और इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थव्यवस्था का परिचय पढ़ के आना है। इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था का परिचय लिख लीजिएगा, अर्थव्यवस्था का परिचय आपको जहां से पढ़ के आना पढ़िए। और देखिए करंट अफेयर्स के लिए फ्रेंड्स आप होमवर्क सीरीज 2.0 देखिए, होमवर्क सीरीज 2.0 देखिए, आपको वहां से मिलेगा। अभी सर क्लियर नहीं किए हैं इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, जैसे क्लियर करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन हाँ, होमवर्क सीरीज 2.0 आप देखिए, आपको लग जाएगा करंट अफेयर्स इसी लेवल का रहता है, तो आप प्लीज आप एक बार होमवर्क सीरीज 2.0 जरूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, इससे ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ ले सकते हैं। फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।